नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है और जो चैप्टर का लेक्चर आज मैं पढ़ाऊंगा वो है चैप्टर नंबर 22, पार्लियामेंट। इससे पहले मेरा पार्लियामेंट पे एक और लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों ही हमारे पार्लियामेंट के पार्ट हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्वालिफिकेशन है किसी भी पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनना है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से प्रोविज़न है जिसके द्वारा अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो कैसे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उनके उसके कौन कौन से प्रोविज़न है। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे और भी ढेर सारे लेक्चर्स मेरे आ चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आपके कोई भी किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो उस चैप्टर को आप देख लीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर हैं, आप जिससे उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारी हमारा जो प्रीलिम्स का जो डेट है वो नज़दीक आते जा रहा है। धीरे धीरे आपके हर एक एक सेकंड, जैसे जैसे आपका एक एक सेकंड बीत रहा है, उसी तरीके से आपका प्रीलिम्स का डेट भी नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, अपने जुनून, अपने जोश को खो मत दीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। इतना सोच के पढ़ाई करिए कि देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत उस एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम जरूर आएगी। और मैं ये भी बात बोलूँगा कि अब जो समय आ गया है, अब ये समय ये है कि आपको रिवीजन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितना आप रिटेन कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में वही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं ये आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को बनाए रखिए। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आप अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को पूरे लेक्चर में बनाए रखिएगा, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात लिखी हुई है कि हर एक हाउस में, जो जितने भी हाउस हैं पार्लियामेंट के, तो कितने हाउस है? 2 हाउस हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे अगर लोकसभा की बात करूं तो इसमें कौन कौन होते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कहाँ पे? लोकसभा में। और राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक पैनल का भी गठन होता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर द राज्यसभा इज ऑल्सो अपॉइंटेड। ठीक है दोस्तों, अभी पैनल क्या होते हैं, डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर क्या है, चेयरमैन क्या है, डिप्टी चेयरमैन क्या है, अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उनका टेन्योर कितना होता है, उन सभी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही जो कोई भी नई लोकसभा गई, उसकी जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होगी, जब पहली बार जब बैठक होगा, तो उसी समय क्या होता है? स्पीकर का इलेक्शन होता है। स्पीकर, जितने मेंबर होते हैं लोकसभा के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा वाले, उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि जब भी स्पीकर का जो सीट है वो अगर खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो लोकसभा अपने ही जितने मेंबर हैं उसमें उन्हीं में से किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लेता है एज ए स्पीकर और उस वैकेंसी को भर लिया जाता है। अब देखिए किस दिन इलेक्शन होगा स्पीकर का, मतलब डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है स्पीकर के लिए? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। जो स्पीकर है वो जब तक लोकसभा रहेगी तब तक वो स्पीकर बना रहेगा, जो भी स्पीकर एक पर्सन को अगर चुन लिया गया। अब देखिए, इसकी जो सीट है ये खाली भी हो जाती है, वैकेट भी हो जाती है। कब वैकेट होगी? उसके 3 कंडीशन है। अगर मान लीजिए अगर उसका जो मेंबरशिप है लोकसभा के लिए वो खत्म हो जाता है, तो वो जो पर्सन, जो स्पीकर है, वो स्पीकर भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसका स्पीकर का भी जो ऑफिस है, जो पद जो है वो चला जाएगा, जो पोस्ट है वो चला जाएगा उसका। उसके बाद देखिए, अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है डिप्टी स्पीकर को, तो एक बात याद रखिएगा, लोकसभा में स्पीकर रिजाइन देगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर रिजाइन देगा स्पीकर को। ठीक है, कोई प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है रिजाइन देने में, रेजिग्नेशन देने में। चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, जो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके द्वारा, कि जो है स्पीकर को हटाया जाए, तो
भी जो हमारा जो स्पीकर है वो जो है हट जाएगा, उसकी सीट जो है खाली हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी। अब जो ये जो रिजोल्यूशन जो चलाया जाता है, इसको जो है 14 दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है स्पीकर को, ठीक है। मतलब 14 दिन पहले रिजोल्यूशन को चलाने से पहले उसको बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस समय स्पीकर के रिमूवल के लिए, उसको हटाने के लिए स्पीकर को जब रिजोल्यूशन चलाया जाएगा, तो उस समय जो हमारा स्पीकर है वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करेगा, मतलब लोकसभा को प्रिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो हाउस में प्रेजेंट रह सकता, उपस्थित रह सकता है। अब देखिए एक और बात, जो भी प्रोसीडिंग होगी जिस समय रिजोल्यूशन चलाया जाएगा, तो वो पर्सन जो है हाउस में वोटिंग डाल सकता है, ठीक है, बोल सकता है। और जो वो वोटिंग डालेगा वो पहले इंस्टेंस में डालेगा। जब मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि जो वोट है, वोट का नंबर इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए कि नहीं के लिए 22 मेंबर ने वोट डाला और हाँ के लिए भी 22 मेंबर ने वोट डाला, तो इक्वल हो गया, तो उस समय ये वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन जब ये नॉर्मली जब स्पीकर जब बना रहेगा, ये रिमूवल के लिए इसका जब रिजोल्यूशन चलाया जाएगा, तभी ये जो है जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाएगा तब वोट नहीं डालेगा। जब ये नॉर्मली जब ये स्पीकर जब बना रहेगा, तो उस समय अभी आप पढ़ेंगे आगे कि तभी ये वोट डालता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि जिस समय रिजोल्यूशन चलाया जाएगा, तो जब पहली बार जब वोट जब पड़ेगा तभी ये वोट डालेगा। जब इक्वलिटी ऑफ वोट हो जाएगा तो उस समय इसका वोट नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि लोकसभा का डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लोकसभा मतलब गवर्नमेंट गिर जाती है, लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, तो स्पीकर तब तक अपने सीट पे बना रहेगा, तब तक स्पीकर जो है अपने पोस्ट पे बना रहेगा, जब तक कि नया स्पीकर जो नई लोकसभा है वो इलेक्ट होके नहीं आ जाती है। तो मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि अगर लोकसभा जो है, लोकसभा रिजाइन कर देता है, मतलब लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है अगर, तब भी हमारा स्पीकर जो है अपने पोस्ट पे बना रहता है। कब तक बना रहेगा? जब तक कि जो नई लोकसभा है वो नहीं आ जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रोल क्या है, पावर क्या है और फंक्शन क्या है स्पीकर का, उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो स्पीकर है वो क्या है, हेड ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है, ठीक है। मतलब लोकसभा के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और साथ ही लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। उसके बाद देखिए जो स्पीकर है गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस, मतलब ये क्या करता है? गार्ड करता है किस चीज़ का? जैसे आपके घर में आपके माता पिता आपके गार्जियन है, उसी तरीके से ये भी गार्जियन, जो भी उसके मेंबर हैं लोकसभा के, उसके उनका जो भी पावर है, जो भी उनको प्रिविलेजेस मिल रही है, उसका गार्जियन कौन है? हमारा स्पीकर, ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर होगी। और देखिए इस पूरे हाउस को एक तरीके से लिया जाता है, या फिर कोई कमेटी बनती है तो उसका भी गार्जियन कौन रहेगा? स्पीकर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है हमारा स्पीकर, ये प्रिंसिपल स्पोक पर्सन रहता है किसका? हाउस का। आप भी देखते होंगे हर एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर लोकसभा का जो प्रिंसिपल स्पोक पर्सन रहेगा, स्पोकमैन रहेगा, तो कौन है? हमारा स्पीकर ही है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी भी मैटर पे, अगर पार्लियामेंट में किसी भी मैटर पे कोई डिसीजन अगर लिया जा रहा है, तो जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा, जो स्पीकर कह देगा, वही जो है डिसीजन क्या रहेगा? फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें तो आपको अब यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि जो स्पीकर है लोकसभा का, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी ऊपर और भी ज़्यादा पावर उसको मिला हुआ, खाली प्रिसाइड नहीं करता है, उसके पास और भी कई ढेर सारे पावर हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है, हाई डिग्निटी है, और वो सुप्रीम अथॉरिटी है हाउस के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो स्पीकर है हमारा लोकसभा का, वो अपने पावर और ड्यूटी कहाँ से लेके आता है? 3 जगहों से लेके आता है, 3 सोर्स से अपने पावर और ड्यूटी को लेके आता है। अब वो कौन कौन से हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो, उसके बाद जो रूल ऑफ प्रोसीडिंग एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा, ये जो रूल बुक है लोकसभा की, वहाँ से, और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, ठीक है, और ये अनरिटेन या अनस्पेसिफाइड रूल हैं, ठीक है। तो इन 3 जगह से हमारा स्पीकर अपने पावर और ड्यूटी को ले आता है। अगर इन तीनों को मिला के अगर अब ड्यूटी और पावर को स्पीकर का डिस्कस किया जाए, तो चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन से पावर हैं स्पीकर के। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के अंदर जो ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, और जो डिकोरम मेंटेन करना है, मतलब कि अच्छे से जो मीटिंग है वो अच्छे से हो पाए, लोकसभा के कामकाज अच्छे से चल पाए, जो भी उसकी प्रोसीडिंग है वो अच्छे से चल पाए, ये सब कौन मेंटेन करता है? हमारा स्पीकर मेंटेन करता है,
ठीक दोस्तों, अब देखिए ये जो है स्पीकर की सबसे प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर की। और ये जो है इसका फाइनल पावर होता है इसके रिगार्ड, मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर रहता है, मतलब लोकसभा में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके बाद जो लोकसभा के काम काज हैं वो अच्छे से चल सकें। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे कौन से प्रोविज़न है। जो हमारा स्पीकर है वो फाइनल इंटरप्रेटर रहता है किसी प्रोविज़न का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या रूल बुक में दिया गया लोकसभा के, या फिर पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब जो कन्वेंशन से जो चीज़ें चली आ रही हैं। तो ये फाइनल इंटरप्रेटर मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर किसी रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को या फिर लोकसभा के रूल को अगर पूरे हाउस को समझाना है, अगर बताना है कि हाँ आपको क्या क्या काम आप कर सकते हैं, तो कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन बताएगा, तो वो जो है स्पीकर बताएगा, और स्पीकर जो बता देगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो स्पीकर जो है ये हाउस को एडजॉर्न करता है। एडजॉर्न मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें जो है सेशन खत्म नहीं होता है, जो सीटिंग है हाउस की उसको टर्मिनेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ। अब ये मोशंस हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन आता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए कि एडजॉर्न करता है हाउस को, मतलब सीटिंग को टर्मिनेट करता है, खत्म करता है, या फिर मीटिंग को क्या करता है, ये सस्पेंड कर देता है। कब? जिस समय कोरम पूरा नहीं होता। अभी कोरम क्या चीज़ है? कोरम ये है कि मान लीजिए अगर हाउस के अंदर कोई भी मीटिंग करानी है तो कम से कम 1/10 मेंबर जो हैं उस हाउस के प्रेजेंट रहने चाहिए, जितना उसका स्ट्रेंथ है। अब मान लीजिए कि जैसे मैं बात करूं लोकसभा के टोटल कितनी सीटें हैं, 552, तो इसका कोरम कितना हो जाएगा, 1/10 से इसको मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 55.2। मतलब ये हुआ कि अगर 55 मेंबर्स अगर कम अगर लोग अगर आएंगे कहाँ पे, हमारे लोकसभा के अंदर, तो उस दिन मीटिंग नहीं कराई जाएगी उस दिन, क्योंकि कोरम जो है कोरम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा। तो इतना जाने कि 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये कोरम जो है राज्यसभा के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो हमारा स्पीकर है, जैसे जब शुरू में जब वोटिंग जब होगी तो उस समय ये वोट नहीं डालेगा। लेकिन देखिए एक बात यहाँ पे अब आपको याद दिलाऊं मैं, जब उसको उसके खिलाफ जब रिजोल्यूशन जब पास किया जा रहा था उसको हटाने के लिए, तो वो शुरू में ही मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोटिंग डाल रहा था। लेकिन जब वो स्पीकर के पद पे बना हुआ है तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालेगा। ये कब वोट डालेगा? जिस समय टाई हो जाएगा, मतलब कि जो टोटल हाउस है, मान लीजिए किसी बात पे इक्वल नंबर ऑफ वोट, मतलब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ पड़े। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं अभी जैसे रिजर्वेशन बिल पास करना था, तो उस समय अगर इस तरीके से होता कि मान लीजिए अगर टोटल स्ट्रेंथ हमारे लोकसभा का 40 ही है, तो 20 लोग डाल दिए उसके पक्ष में कि हाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और 20 लोग डाल दिए कि हाँ रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा ना, इक्वल नंबर ऑफ वोट दोनों तरफ से पड़ गए। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर तब जाके वोट डालेगा जब जिस समय वोट जो है इक्वल हो जाएगा। अब ये किस लिए होता है, जिससे कि जो डेडलॉक जो बन गया कि जब दोनों तरफ जो इक्वल वोट हो गए तो फिर किस तरीके से काम चल पाएगा, उस डेडलॉक को खत्म कर सके। और ये जो वोट जो हमारा स्पीकर जो डालेगा, ठीक है, दूसरे इंस्टेंस में डेडलॉक को खत्म करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ये बात याद रखिए। तो कास्टिंग वोट कौन डालता है? हमारा स्पीकर डालता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब भी मान लीजिए कोई ज्वाइंट सीटिंग होगी, ठीक है, दोनों हाउस की, अब ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल से होती है? आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 में जो है प्रोविजन है किसका, ज्वाइंट सीटिंग का। तो इसमें क्या किया जाता है कि ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि लोकसभा पास कर दे रहा है और राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, फिर से लोकसभा पास कर रहा है, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, तो उस डेडलॉक को हटाने के लिए जो दोनों हाउस में जो बिल के लिए जो हो गया है कि अब बिल पास ही नहीं हो पाएगा, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है समन मतलब बुलावा देना, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सीटिंग का बुलावा देता है। और जो ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? तो ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड करेगा हमारा स्पीकर, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट खाली बुलाता है, खाली समन करता है, ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो हमारा स्पीकर है वो सीक्रेट सीटिंग, मान लीजिए कोई सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे देश का कुछ ऐसी बातें जो सबको ना पता चल पाए, तो अगर इस तरीके का
मीटिंग करना है तो ये जो हमारा स्पीकर है ये सीक्रेट सीटिंग भी अलाउ कर सकता है हाउस का। अब किसके रिक्वेस्ट पे, जो लीडर है हाउस का, जिस तरीके से अभी बात करूं तो अभी लीडर कौन है हाउस का, लोकसभा का नरेंद्र मोदी जी, और राज्यसभा का लीडर कौन है, लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली जी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे इस समय कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अपोजिशन लीडर कोई भी नहीं, क्योंकि अपोजिशन लीडर के लिए कंडीशन ये है कि जिसको भी अपोजिशन लीडर बनना है उसकी पार्टी जो है कम से कम 10% सीट जो है पूरे स्ट्रेंथ का, जैसे अगर 552 है हमारे लोकसभा का टोटल सीट, तो उसका कम से कम 10% कितना हो जाएगा, 55, मतलब 55 मेंबर उसके जो हैं क्या बोलते हैं मेंबर जीते हों। ठीक है, मतलब 55 मेंबर उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो इसलिए जो है एक भी लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जिस समय सीक्रेट सीटिंग होती है तो उस समय कोई भी स्ट्रेंज आदमी, मतलब जो आदमी जो है चैम्बर में नहीं आ सकता है। ठीक है, ना ही लॉबी में ना ही गैलरी में बिना स्पीकर के परमिशन के नहीं आ सकता। अब देखिए कोई भी बिल, वो मनी बिल होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा स्पीकर। ठीक है, मतलब आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब भी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना होगा तो किसके रिकमेंडेशन पे, मतलब प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेके, मतलब प्रेसिडेंट से पूछ के इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि मनी जो बिल हमने पेश किया है वो मनी बिल होगा कि नहीं होगा, तो वो स्पीकर डिसाइड करता है। अब देखिए जब मनी बिल जो है राज्यसभा में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, किसके लिए आपको पता है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर तो है नहीं, मनी बिल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको 14 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन बताना पड़ेगा, और उसका डिसीजन भी बाइंडिंग नहीं है। तो राज्यसभा जो है मान ली रिकमेंडेशन दे दिया, तो उसके बाद इस मनी बिल को हम कहाँ भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के मंजूरी के लिए। अब देखिए जो स्पीकर है, स्पीकर बिल को सर्टिफिकेट देता है कि ये जो बिल हमने भेजा है ये क्या है, मनी बिल है। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन करना है। ठीक है, मतलब उसको मेंबर ऑफ, कोई मेंबर है लोकसभा का, उसको एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन करना, उसको हटाना है। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा ये बात डिसाइड करेगा हमारा स्पीकर। ठीक है, कि क्या ये रूल उनके ऊपर लागू होगा उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो स्पीकर का जो डिसीजन रहेगा किससे रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ विच इज इन दी 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस अमेंडमेंट से, भी जान लीजिए यहीं पे। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो स्पीकर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, ये बात आया था 1992 में कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा स्पीकर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है जो भी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बनता है। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे ही कोई पर्सन स्पीकर बनता है, जिस तरीके से जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाता है, जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो उसी तरीके तुरंत ही वो राज्यसभा का चेयरपर्सन भी बन जाएगा। उसके लिए उसको अलग से कोई इलेक्शन या कोई पोस्ट नहीं, मतलब उसको इलेक्ट नहीं होना पड़ेगा अलग से। उसी तरीके से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है हमारा स्पीकर जितने भी हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर होगा। अभी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या करता है, जो भी इंडिया का जो पार्लियामेंट है ना, इंडिया का पार्लियामेंट का लिंकिंग, मतलब कनेक्शन किसके साथ, ऑल जो वर्ल्ड के जो पूरे विश्व के जो पार्लियामेंट हैं उनका कनेक्शन किसके साथ, इंडिया के पार्लियामेंट के साथ। मतलब मान लीजिए कभी किसी जो पूरे वर्ल्ड के पार्लियामेंट की अगर बैठक अगर होगी तो कौन उस बैठक में हमारे इंडिया के पार्लियामेंट का चेयरमैन कौन होगा, स्पीकर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो है हमारा स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी इन दी कंट्री। मतलब मान लीजिए कि इस तरीके से होता है जितने भी राज्य हैं, ठीक दोस्तों, जितने राज्य हैं उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं तो उन सब का, प्लस हमारे लोकसभा का भी कोई मीटिंग चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उस कॉन्फ्रेंस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, हमारा स्पीकर ही होगा, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जा रहा है। ठीक दोस्तों, मतलब इसको अलग से कोई इलेक्ट होने की जरूरत नहीं है ये चेयरमैन बनने के लिए। ये जैसे ही कोई पर्सन स्पीकर बनेगा वैसे ही वो जो पर्सन है वो
चेयरमैन भी बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा स्पीकर रहता है वो जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है लोकसभा की, उसको उसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको नियुक्त कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, स्पीकर करता है। ठीक दोस्तों। और जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी काम कर रही हैं उनके काम को सुपरवाइज भी कौन करता है, हमारा स्पीकर ही करता है। अब देखिए जो हमारा स्पीकर है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, द रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पज कमेटी, इन तीनों ही कमेटी का चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, हमारा स्पीकर होता है। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्पीकर है, आपको अभी तक समझ में आया होगा कि उसको कितना ज़्यादा उसका पोजीशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब, और इम्पार्शियल, वो आज़ाद होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए, और इसको किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी के तरफ पार्शियल नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो ऑफिस है स्पीकर का वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट प्रेस्टीज का है, उसका पोजीशन और अथॉरिटी भी काफ़ी बड़ा है। तो उसको जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये देखिए साइन क्वा नोन मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके से जो भी ये मतलब ये इम्पार्शियल नहीं होगा तो जो स्पीकर का पोस्ट है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब पार्शियल हो जाएगा तो जो भी काम होंगे पार्लियामेंट में वो किसी एक पार्टी का फेवर करेगा। ठीक है, तो साइन क्वा नोन मतलब कि अगर कोई काम बिना इन सब चीज़ों के वो काम का कोई इंपॉर्टेंट ना रह जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब कुछ प्रोविजंस हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीकर है वो इंडिपेंडेंट रहता है, इम्पार्शियल रहता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रोविज़न है। सबसे पहला प्रोविज़न ये दिया गया है कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि स्पीकर कब तक बना रहेगा अपने पद पे, कब तक कोई स्पीकर जो है उसको हटा नहीं सकते हैं, ये जो है दिया गया, उसको प्रोवाइड किया गया। और उसको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोकसभा का, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। मतलब कि मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, जितने टोटल मेंबर है हाउस के उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी आ जाए कि जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं बस उनकी मेजॉरिटी, जो जितने मेंबर हैं हाउस के उन सब की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक दोस्तों, तो जब कोई रिजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगा तभी जो हमारा स्पीकर है लोकसभा का वो हटेगा। अब देखिए अगर कोई मोशन चलाना है किसके लिए, स्पीकर के रिमूवल के लिए, तो जो उसका जो भी डिस्कशन होना रहेगा या फिर जो भी मोशन चलाना होगा वो तभी चालू हो सकता है जब उस मोशन को, उस डिस्कशन को कम से कम 50 मेंबर जो है हमारे लोकसभा के, मतलब 50 मेंबर का सपोर्ट मिले। ठीक है, अगर 50 मेंबर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो मोशन नहीं चल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी स्पीकर का सैलरी मिलेगा, उसको अलाउंस जो मिलेगा वो कौन फिक्स करता है, हमारा पार्लियामेंट फिक्स करता है। और कहाँ से दिया जाता है इसको सैलरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको अपनी सैलरी मिलती है। तो और हाँ एक और बात, इसकी जो सैलरी रहती है वो कोई एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि इसको ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट चाहे तो हर साल चेंज कर दे, एक बार जैसे अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर वो तब तक उसकी सैलरी उतनी बनी रहेगी। चल नहीं तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको ब्लैकमेल कर सकती है कि अगर आप मेरे पक्ष में बात नहीं करेंगे तो मैं आपकी सैलरी घटा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया है। अब देखिए जो भी काम स्पीकर के द्वारा किया जाता है ना ही उसका डिस्कशन होगा ना ही उसका क्रिटिसिज्म होगा लोकसभा के अंदर। बस एक एक्सेप्शन ये है कि अगर सब्सटेंटिव मोशन चला दिया गया लोकसभा में तो फिर उसके काम का डिस्कशन और उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंटिव मोशन नहीं चलाया गया है तो ना ही उसके काम का डिस्कशन होगा और ना ही उसके काम का क्रिटिसिज्म होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। जो भी पावर है, ठीक है, किसके पास, स्पीकर के पास, जिससे कि वो जो हाउस का जो प्रोसीजर है, हाउस के कामकाज को मेंटेन कर रहा है, देख रहा है, अच्छे से काम हो पा रहा है, तो उसको कभी भी उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो हमारा स्पीकर है वो फर्स्ट इंस्टेंस की जो वोटिंग होती है तो उस समय वो वोट नहीं डालेगा। कब वोट डालेगा, जब जो है डेडलॉक हो जाएगा कोई, मतलब कि जब इक्वल नंबर ऑफ वोट दोनों तरफ से पड़ जाएं तब जो है वो वोट डालेगा। और ये वोट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, जो वोट डालता है स्पीकर डेडलॉक को हटाने के लिए, उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। अब देखिए इससे क्या होता है, जब स्पीकर वोट ही नहीं डालेगा
तो स्पीकर क्या रहेगा, इम्पार्शियल रहेगा, किसी के भी तरफ कि चाहे वो अपनी ही पार्टी का हो लेकिन उसके तरफ से वो नहीं वोटिंग डाल पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो पोजीशन है स्पीकर की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इसमें क्या रहता है कि ऑर्डर बताया जाता है कि कौन हमारे देश में, जैसे रैंक होता है ना, रैंक डिसाइड किया जाता है कि सबसे ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताया जाता है। तो उसमें इसको कहाँ पे रखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसी के साथ स्पीकर को भी रखा गया, और इससे जस्ट ऊपर कौन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी स्पीकर के रैंक से नीचे ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन सा रैंक है, 7th रैंक है, किसके साथ रखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है। कहाँ पे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं वो इसके रैंक से नीचे ही आते हैं। अब देखिए, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो भी स्पीकर रहता है वो मतलब एक नॉन पार्टी मैन रहता है, और ये एक कन्वेंशन है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन स्पीकर के तौर पे इलेक्ट हो जाता है, उसको जिस पार्टी से उसने इलेक्शन जीता है, मेंबर ऑफ लोकसभा मतलब मेंबर ऑफ लोअर हाउस, वो जिस पार्टी से बना है, तो वहाँ से उस पार्टी से उसको रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि वो न्यूट्रल बना रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष ना ले। लेकिन देखिए इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जो स्पीकर रहता है उसको अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ये हमने पढ़ लिया अच्छे से स्पीकर के बारे में, क्या उसके पावर हैं, उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, उसकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, उसका इलेक्शन किस तरीके से होगा, उसको हटाया किस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो यार एक बात रखिएगा कि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा में और स्पीकर होते हैं लोकसभा में, ये बात याद रखिए। ठीक है, इस पर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए जो स्पीकर के तरीके से ही डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में इलेक्ट होता है। ठीक है, और जो डिप्टी स्पीकर होगा ये भी स्पीकर के जैसे स्पीकर जो रहता है, जो लोकसभा के जो मेंबर रहते हैं उन्हीं में से चुन के आता है, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर भी जो लोकसभा के जो मेंबर रहेंगे उन्हीं में से चुन के आएगा। ठीक दोस्तों, और इसका डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होता है, जब स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाता है, जब स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। अब जो डेट है इलेक्शन का कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये कौन डिसाइड करता है, फिक्स कौन करता है, स्पीकर। लेकिन स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। ये बात याद रखिएगा, स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, और डिप्टी स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन फिक्स करता है, स्पीकर। अब देखिए दोस्तों, जब भी डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अगर खाली हो जाती है लोकसभा में, तो लोकसभा क्या करेगी, अपने ही मेंबर, जितने लोकसभा के जो मेंबर उन्हीं में से किसी दूसरे को डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर लेगी। जिस तरीके से स्पीकर के लिए अगर स्पीकर का पद अगर खाली हो रहा था, पोस्ट अगर खाली हो रहा था, तो लोग क्या करते थे, अपने ही जो लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्हीं में से किसी को स्पीकर बना लेते थे। अब चलिए आगे बात करते हैं। जो भी स्पीकर हैं और जो भी डिप्टी स्पीकर हैं वो कब तक अपने ऑफिस में बने रहेंगे, कब तक वो लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बने रहेंगे, और कब उनकी सीट खाली हो जाएगी, अब इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, जब तक लोकसभा का लाइफ है, मतलब जब तक लोकसभा चलेगी तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बने रहते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि इनकी सीट खाली भी हो जाती है। जिस तरीके से स्पीकर का हो रहा था उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर का भी होगा। कब होगा, मान लीजिए जो पर्सन डिप्टी स्पीकर के तौर पे इलेक्ट हुआ है, अगर वो उसका जो मेंबरशिप है लोकसभा का, जैसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है लोकसभा के अंदर, अगर वो सीज हो जाता है, चाहे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ की वजह से या किसी भी तरीके से, या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि जो है इन्होंने धांधली की थी अपने इलेक्शन में, तो उसी समय उनका जो डिप्टी स्पीकर का भी जो पद है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर वो रेजिग्नेशन दे दें, किसको, स्पीकर को भी राइटिंग में रेजिग्नेशन देंगे। और स्पीकर किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, डिप्टी स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को। प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा रेजिग्नेशन देने में। अब उसके बाद देखिए, जिस तरीके से स्पीकर को रिमूव किया जा रहा था रिजोल्यूशन पास करके, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, जो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा है उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी मेजोरिटी होगी, बल्कि जो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा है उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही इनको 14 दिन पहले ही एक एडवांस नोटिस भी दी जाएगी।
अब देखिए, जब जो है स्पीकर का ऑफिस खाली रहता है, मतलब जिस समय स्पीकर अब्सेंट रहता है, तो उस समय क्या होता है, डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के काम करता है, जो भी स्पीकर के कामकाज रहते हैं उसको करता है। ठीक है दोस्तों। और जब ऐसा होगा कि जो डिप्टी स्पीकर है स्पीकर का काम करेगा, तो उसके पास जितनी पावर स्पीकर के पास रहती है, तो वो सभी पावर उसके पास रहेगी। जैसे कि अगर जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करना रहेगा और स्पीकर नहीं है, तो कौन प्रिसाइड करेगा, फिर डिप्टी स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों। जिस समय अगर हमारा जॉइंट सिटिंग हो रहा है और स्पीकर अब्सेंट है, तो कौन प्रिसाइड करेगा, उसको डिप्टी स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। अच्छा, एक बात अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के पोस्ट के। ठीक है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस। चलिए आगे बात करते हैं। जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास एक स्पेशल प्रिविलेज रहती है। वो क्या है, जब भी जो हमारा डिप्टी स्पीकर है वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनेगा, क्या बन रहा है, मेंबर बन रहा है, तो अगर वो हमारा डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उस कमेटी का चेयरमैन भी फिर तब कौन रहेगा, डिप्टी स्पीकर ही रहेगा। मतलब अगर डिप्टी स्पीकर मेंबर बना तो चेयरमैन भी डिप्टी स्पीकर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के कामकाज को देख रहा है, स्पीकर की सीट वैकेंट है और डिप्टी स्पीकर उनके कामकाज को देख रहा है, तो जिस समय डिप्टी स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करेगा, तो वो भी जो फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग होगी, तो उस समय ये वोट नहीं डालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट ही डालेगा। मतलब जब मान ली टाई हो जाता है, जब कोई डेडलॉक हो जाता है, तभी जो हमारा डिप्टी स्पीकर भी तभी वोट डालेगा, और इस वोट को क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बात करूं, मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, तब उस समय जो हमारा डिप्टी स्पीकर है वो हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन वो वहां पे रह सकता है, वो अपनी बातों को रख सकता है, यहाँ तक कि वो वोटिंग भी डालेगा। जिस तरीके से अब स्पीकर के लिए रिजोल्यूशन पास किया जा रहा था, तो वो जो है वोटिंग डाल रहा था, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर का भी रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर हाउस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नहीं रह जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एक आम मेंबर जो होते हैं हाउस के, जो अदर मेंबर रहते हैं, उन्हीं की तरीके से काम करता है। ठीक है, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहता है तभी इसके पास पावर आती है स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर के पास। अगर मान लीजिए स्पीकर प्रेजेंट है, तो जो डिप्टी स्पीकर है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह रहेगा। मतलब कि वो हाउस में बोलेगा, पार्टिसिपेट करेगा उसकी प्रोसीडिंग में और वोटिंग भी डालेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं डालेगा, कब, जब स्पीकर प्रेजेंट रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो डिप्टी स्पीकर है इसको भी एक रेगुलर सैलरी मिलती है, एक अलाउंस मिलता है इसको फिक्स। और कौन फिक्स करता है इसको, पार्लियामेंट फिक्स करती है। और जो भी इसको सैलरी या अलाउंस मिलती है डिप्टी स्पीकर को, वो कहाँ से दिया जाता है, हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, वहाँ से इसके सैलरी और अलाउंस को दिया जाता है, किसके, डिप्टी स्पीकर के। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 10th लोकसभा तक, अब चलिए एक और बात आपको बताता हूँ। अभी अभी जो हमारी जो लोकसभा चल रही वो कौन सी लोकसभा है, 16वीं लोकसभा है। अब जो नया जो अभी इलेक्शन होने वाला है, उस समय जो नई लोकसभा चुन के आएगी, तो वो कौन सी रहेगी, 17वीं लोकसभा चुन के आएगी। अभी कौन सी प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, 16वीं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो देखिए, जब तक मतलब 10th लोकसभा तक जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते थे वो एक ही पार्टी के होते थे, लेकिन जब 11th लोकसभा जब आया चालू हुआ, तो उस समय ये कहा गया कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा, और जो डिप्टी स्पीकर रहेगा वो जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका रहेगा, कौन, डिप्टी स्पीकर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, ये जब अपने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद को ग्रहण करते हैं, जब उसको अज्यूम करते हैं अपने ऑफिस को, तब इनको कोई भी ओथ लेने या अफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि देखिए, ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे पहले ही ओथ और अफर्मेशन ले चुके रहते हैं। ठीक है, तो कोई अलग से ओथ लेने की जरूरत सॉरी नहीं रहती है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। जो स्पीकर हैं और जो डिप्टी स्पीकर है, ये दोनों ही जो टर्म है, जो पद जो है, जो पोस्ट जो है, ये कहाँ से निकले हैं, इंडिया में 1921 में। ठीक है, जो 1921 में ये दोनों ही पोस्ट निकले। और किस प्रोविजन से निकले थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेक चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट। चलिए आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मॉन्टेक चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट के प्रोविजंस कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और जो 1909 का जो एक्ट था, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एक्ट, उसको भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कॉमनल अवार्ड किसमें दिए गए थे। ठीक है,
ये तीनों क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहाँ से निकला हमारा जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट? 1921 से निकला। ठीक है, किस प्रोविजन से निकला? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का। तो उस समय क्या, उस समय जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते थे उनको क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, और यही नाम चला, कब तक चला यही नाम? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही हम बोलते थे। 1947 तक हम इनको, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही कहते थे। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद बना। तो 1921 से पहले क्या होता था? जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया का, वही जो है, जो भी मीटिंग होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसकी मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता था? हमारा गवर्नर जनरल जो रहता था इंडिया का, वही प्रिसाइड करता था। ठीक है, और देखिए 1921 में फेडरिक वाइट जो बने वो पहले स्पीकर बने इंडिया के, और डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा जो थे वो क्या बने? वो पहले डिप्टी स्पीकर बने हमारे इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसका देखिए 1925 में विट्ठल भाई जी पटेल, ठीक है, का क्या नाम है? विट्ठल भाई जी पटेल, याद रखिएगा ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बने? ये फर्स्ट इंडियन थे और पहले इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें पहला स्पीकर कौन था? तो फेडरिक वाइट थे। और अगर पूछ ले कि पहला स्पीकर जो कि इंडियन हो वो कौन था? तो थे विट्ठल भाई जी पटेल, जे पटेल। और अगर ये पूछ ले कि पहला डिप्टी स्पीकर कौन था और जो इंडियन भी था, तो वो कौन थे? सचिनानंद सिन्हा जी। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसने जो ये जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का जो नाम जो था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, जो कि 1919 के मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में दिया गया था, उसको चेंज किया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं इनको क्या बुलाया जाएगा? अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया, क्योंकि जो पुराना वाला नोमेनक्लेचर था कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट यही चला 1947 तक, क्योंकि जो फेडरल पार्ट था 1935 एक्ट का उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो चलिए अब आपसे, आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, अगर यूपीएससी चाहे बना देगी। देखिए कितनी छोटी सी लाइन है। अगर वो पूछ ले कि 1935 के कौन से पार्ट को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो फेडरल पार्ट को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। जो संघवाद का जो ढांचा वाला जो पार्ट था 1935 एक्ट का, उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात हो कि लोकसभा के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो जीवी मालवणकर जो थे पहले स्पीकर थे, और अनंत संयम अयनगर ये क्या थे? ये पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। और जो वी मालवणकर हैं ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, उसके भी स्पीकर वी मालवणकर ही थे। ठीक है दोस्तों, और प्रोविजनल पार्लियामेंट जो थी हमारी उसके भी स्पीकर जीवी मालवणकर थे। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो जीवी मालवणकर हैं ये 1946 से लेकर 1956 तक लोकसभा के स्पीकर बने हुए थे। मतलब पूरे 10 साल, एक डिकेड तक, एक दशक तक ये लोकसभा के स्पीकर बने हुए थे। अब देखिए बात करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अब ये कौन सा चीज है, अब इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा क्या होता है। तो देखिए जो ये कहाँ से आते हैं, जो रूल बुक है लोकसभा की उसमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा के लिए प्रोविजन दिया गया है। तो जो स्पीकर है वो जो भी मेंबर रहते हैं, ठीक है, लोकसभा के, उसमें से 10 लोगों को नॉमिनेट करता है क्या चीज? एज अ चेयरपर्सन फॉर द पैनल ऑफ चेयरपर्सन के लिए। ठीक है, मतलब 10 लोगों का एक पैनल बनाया जाता है। अब इनका काम क्या रहता है कि मान लीजिए जब स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं अगर दोनों ही एब्सेंट हैं, मतलब मान लीजिए दोनों की ही तबीयत खराब हो गई है, तो क्या करेंगे? ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है इसमें से कोई एक जो है क्या करेगा? हाउस को प्रिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, और जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक पर्सन जो भी हाउस को प्रिसाइड करेगा उसके पास उतनी ही पावर रहेगी जितनी स्पीकर के पास रहती है जब वो हाउस को प्रिसाइड करता है। तो उसके बाद देखिए ये कब तक ऑफिस में बना रहेगा? जब तक कि जो नया जो नया कोई आदमी जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से नॉमिनेट नहीं किया जाता है कि चलिए अब आपका टर्म खत्म हो गया, दूसरा आदमी जो है स्पीकर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं
अगर मान लीजिए कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है आया, डिप्टी स्पीकर भी नहीं आया, जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन थे जो 10 लोग थे वो उनमें से भी कोई नहीं आ पाया, सबकी तबीयत खराब हो गई एक साथ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तबीयत खराब होने वाली की, और भी कोई भी मतलब बात हो सकती है। तो देखिए तब उस समय क्या होगा, जो हाउस है, जो लोकसभा जो है, लोकसभा ही अपने में से किसी एक मेंबर को क्या बोल जाए कि आप जो है आज स्पीकर के तौर पे काम करिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए जिस समय जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जब वैकेंट रहेगा, तब जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई भी मेंबर जो है हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी मैं बोल रहा, यहाँ मैं एब्सेंट यूज किया और यहाँ पे वैकेंसी की बात हो गई। एब्सेंट मतलब कि जो स्पीकर है वो इलेक्टेड है, वो आगे चल के आएगा, अभी उसकी मान लीजिए तबीयत खराब है, कल परसों फिर आ जाए, ठीक है, ये हुआ एब्सेंट मतलब। अब वैकेंट मतलब कि वो पोस्ट ही खाली है, स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं हुआ है, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं हुआ है, तब जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन उसमें से कोई भी प्रिसाइड नहीं करेगा, बल्कि जो बल्कि मान लीजिए कि जब स्पीकर का जो पोस्ट है वो अगर वैकेंट रहता है, खाली रहता है, तो उस समय जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसी को भी जो लोकसभा के जो मेंबर है उसमें से किसी को भी नॉमिनेट कर देगा कि आप स्पीकर के तौर पे काम करिए, और जल्द से जल्द जो है कोशिश करेगा कि स्पीकर का इलेक्शन हो जाए, जिससे कि वैकेंसी जो है पोस्ट की उसको भर दी जाए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जब अब्सेंट होंगे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर तभी पैनल ऑफ चेयरपर्सन काम आएंगे। अगर वैकेंसी हो जाती है, मतलब पोस्ट ही खाली है, उन लोगों के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कर दिया गया और वो लोग हटा दिए गए हैं, तो फिर वैकेंसी को पहले भरने के बाद ही वैकेंसी को भरना पड़ेगा, ठीक है, तब पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पीकर है, स्पीकर ही तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन को नॉमिनेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम एमंग्स द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, तो मतलब स्पीकर ही तो नॉमिनेट कर रहा है ना 10 लोगों को, इसलिए। तो जब स्पीकर ही नहीं है, स्पीकर का ही पोस्ट खाली है, तो फिर ये लोग कैसे काम कर सकते हैं। अब देखिए अब बात करेंगे स्पीकर प्रोटर्म क्या रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसमें जो है ये कहा गया है कि जो लास्ट लोकसभा है, मान लीजिए अभी जो हमारी 16वीं लोकसभा चल रही, 16th लोकसभा चल रही, जो इसका जो स्पीकर है, चलिए अभी कमेंट सेक्शन में अभी आप बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जैसे ही नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी, जो पुरानी लोकसभा का जो स्पीकर है उसको तुरंत ही अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो मेंबर, जो नई लोकसभा के जो मेंबर हैं, उसमें से किसी को भी प्रोटर्म स्पीकर बना देता है, ठीक है। और ये ज्यादातर कौन होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर जो रहेगा, जो नई लोकसभा है उसमें से जो सबसे सीनियर मेंबर जो रहेगा, उसी को स्पीकर प्रोटर्म बनाया जाता है। अब स्पीकर प्रोटर्म का काम क्या होता है, तो स्पीकर प्रोटर्म के पास वो सभी पावर होते हैं जो कि एक स्पीकर के पास रहते हैं। जो फर्स्ट सीटिंग होगी, जो नई नई इलेक्ट होकर जो लोकसभा आई है, उसकी फर्स्ट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर प्रोटर्म प्रिसाइड करेगा। और इसकी मेन ड्यूटी क्या है कि जो स्पीकर, जो नए नए जो मेंबर जो इलेक्ट होके आए हैं उनको ओथ दिलाना, ठीक है दोस्तों। कौन कराएगा, ओथ। और स्पीकर प्रोटर्म को कौन ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है स्पीकर प्रोटर्म को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा ना, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ ऑफ टू द स्पीकर प्रोटर्म, तो मतलब स्पीकर प्रोटर्म को कौन ओथ दिलाएगा, प्रेसिडेंट। और स्पीकर प्रोटर्म किसको ओथ दिलाएगा, जो नए नए जो इलेक्टेड मेंबर जो आए हैं नई लोकसभा की, उसके मेंबर को स्पीकर प्रोटर्म ओथ दिलाएगा। अच्छा अब ये देखिए इसका एक और काम क्या है कि जो हाउस, जो नई नई हाउस जो बनी है, इसमें जो है स्पीकर का भी इलेक्शन हो जाए, वो भी काम कौन देखेगा, स्पीकर प्रोटर्म ही देखेगा। और जैसे ही जो नया स्पीकर है वो हाउस में सिलेक्ट हो जाता है, तो जो स्पीकर प्रोटर्म है वो जो पोस्ट है वो सीज हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पीकर प्रोटर्म का जो पोस्ट है वो क्या है, एक टेम्पररी ऑफिस है, ठीक है। और ये कुछ ही दिन बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है, जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है। अब दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करा देता हूं मैं, लोकसभा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन और स्पीकर प्रोटर्म, हमने इन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ एक और बात, जो भी क्वेश्चंस पूछूं मैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, अभी तक हमने किसको देखा था, लोकसभा के बारे में पढ़ा। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो राज्यसभा का होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, जब मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था
कि वो एक्स ऑफिशियो, जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, उपराष्ट्रपति बनेगा, एट द सेम टाइम वो क्या बन जाएगा, एक्स मतलब चेयरमैन भी बन जाएगा किसका, राज्यसभा का। तो वही कहा जाता है एक्स ऑफिशियो, अपने आप ही वो क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। अब आगे देखिए, जब भी जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लगेगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट है नहीं, ठीक है, तो अगर तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो जब हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करने लगेगा तो उस समय वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम नहीं कर सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको उसके ऑफिस से मतलब उसको अपने पद से तभी हटाया जा सकता है, कब हटाया जाएगा, जब जो है उसको रिमूव किया जाए किस पद से, वाइस प्रेसिडेंट के पद से, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। आपने यहाँ पढ़ा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। तो अगर हमको राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो हमको वाइस प्रेसिडेंट जो है व्यक्ति उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वही जो चेयरमैन है और जो वाइस प्रेसिडेंट है दोनों ही एक ही आदमी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, उसके पास जो पावर और फंक्शन है ना राज्यसभा की, मतलब कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन है। तो इसके पास जो पावर और पर्सन रहेगा राज्यसभा के चेयरमैन का, वो सिमिलर है किसके, जो स्पीकर का होता है लोकसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर चेयरमैन का सेम पावर और फंक्शन है जिस तरीके से स्पीकर का होता है लोकसभा के अंदर। लेकिन देखिए स्पीकर के पास दो स्पेशल पावर होते हैं जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होते हैं। वो कौन कौन से पावर हैं, कि अगर किसी बिल को, मनी बिल डिसाइड करना है कि मतलब जब मनी बिल है कि नहीं है वो बिल, तो कौन डिसाइड करता है, हमारा स्पीकर ही डिसाइड करता है। चेयरमैन का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि देखिए मनी बिल पे जो है हमारी जो राज्यसभा होती है कोई एक्शन ले ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्पीकर मनी बिल को डिसाइड करना है कि मनी बिल है कि नहीं है कोई बिल, तो वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, और इस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। इसका जो डिसीजन रहेगा स्पीकर का वो फाइनल रहेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों ही हाउस की, तो ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल से होती है, आर्टिकल नंबर 108। तो अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों ही हाउस की, तो कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर प्रिसाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब चलिए अब आगे बात करते हैं। जिस तरीके से स्पीकर जो है, जो कि एक हाउस का मेंबर है, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर होता है। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है हाउस का, ये बात याद रखिएगा। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो एक्चुअली में क्या रहता है, वाइस प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन देखिए उसके बाद आगे बात करूं, जिस तरीके से स्पीकर जो है जब फर्स्ट इंस्टेंस में जब वोटिंग जब होती है वो वोट नहीं डालता है। वो कब वोट डालता है, जब डेडलॉक हो जाता है, कास्टिंग वोट डालता है। उसी तरीके से जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो भी पहले इंस्टेंस में जब पहली वोटिंग होगी तब वो वोट नहीं डालेगा। जब मान लीजिए जब डेडलॉक हो जाएगा, जब दोनों ही तरफ इक्वल वोट हो जाएंगे, ठीक है, तब जो है हमारा चेयरमैन जो है वोट डालेगा। तो वो भी कौन सा वोट डालेगा, वो भी कास्टिंग वोट ही डालेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कब प्रिसाइड नहीं करेगा हाउस को, उसकी बात करेंगे। अगर मान लीजिए राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास होता है कि जो चेयरमैन है चेयरमैन को हटाना, तो देखिए चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही एक ही आदमी होते हैं। तो उस समय जब रिमूवल के लिए जब रिजोल्यूशन जब पास हो रहा होगा, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हाउस को राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं करेगा। लेकिन देखिए ये हाउस पे प्रेजेंट हो सकता है, बोल सकता है, ठीक है, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता है, ये बात याद रखिए। लेकिन क्योंकि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन जो स्पीकर जो होता है, जब स्पीकर के खिलाफ जब रिजोल्यूशन जब पास होता है स्पीकर को हटाने के लिए, तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो जो है वोट डालता है। लेकिन जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वोट नहीं डालेगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। लेकिन जो स्पीकर होता है वो राज्यसभा नहीं, जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। ये बात आप डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर को मतलब पीछे जाके फिर से सुन लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जब उसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास होगा तो वो जो है वोट नहीं डालेगा, लेकिन जो स्पीकर है जब उसके खिलाफ जब रिजोल्यूशन जब पास होगा लोकसभा में तो वो जो है वोट डालेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो स्पीकर है हमारा, जिस तरीके से स्पीकर को जो भी सैलरी और अलाउंस मिलते थे वो क्या रहते थे, फिक्स किए जाते थे पार्लियामेंट के द्वारा। तो उसी तरीके से जो भी
सैलरी और अलाउंस चेयरमैन को मिलते हैं वो फिक्स किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। और ये जो भी इसको सैलरी मिलेंगे या अलाउंस मिलेंगे राज्यसभा के चेयरमैन को, वो कहाँ से मिलेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इसको पार्लियामेंट हर साल इस तरीके से नहीं कर सकती कि चेंज कर दे। ठीक है दोस्तों, एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको जब वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो हमारा जो स्पीकर जो होता है, सॉरी, जो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, उपराष्ट्रपति, वो सैलरी किसके नाम पे पाता है? एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए सैलरी पाता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए सैलरी पाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। उसका देखिए, जिस समय जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के काम को करेगा, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को देखेगा, तो उस समय उसको जो भी सैलरी और अलाउंस मिलेंगे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि किस लिए मिलेंगे? क्यों? प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा है ना वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को जितनी मिलती होंगी सैलरी और अलाउंस उतने मिलेंगे उतने समय के लिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, हमने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को समझ लिया, अब हम बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते, क्या होते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनकी ऑफिस कैसे वैकेंट कैसे होगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों अब हम देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से जो राज्यसभा का जैसे लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता था, उसी तरीके से राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है। कहाँ पे? राज्यसभा के अंदर। और कौन होता है वो डिप्टी चेयरमैन? जो मेंबर हैं राज्यसभा के, उन्हीं में से कोई एक डिप्टी चेयरमैन बनता है। अब देखिए, जो डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट है वो कहाँ से इलेक्ट किया जाता है? जो भी मेंबर उन्हीं के हाउस, मतलब राज्यसभा के अंदर से ही कोई मेंबर डिप्टी चेयरमैन बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी मेंबर आके राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनेगा। ठीक है, अब देखिए, जो डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट है, अगर वो खाली होगा तो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन से पोस्ट हैं, जब जो है कौन कौन से प्रोविजन है कि जब डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट खाली हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं रहता है, ठीक है, मतलब उसकी जो मेंबर है राज्यसभा में वो सीज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है। किसको? चेयरमैन को। किसको रेजिग्नेशन देगा? चेयरमैन। चेयरमैन मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रेजिग्नेशन देगा। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसको रेजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। यहाँ पे याद रखिएगा ये बात, ऐसा नहीं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिप्टी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, अगर जो डिप्टी चेयरमैन है उसके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है उसको हटाने के लिए राज्यसभा के अंदर, और जो भी इस तरीके का रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसको 14 दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाएगा। किसको? डिप्टी चेयरमैन को। अब देखिए, जिस समय डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन जब भी अपना काम करेगा, ठीक है, अपना काम मतलब कि वो चेयरमैन के तौर पे कब काम करेगा? जब जो है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब फिर से समझाता हूं मैं, डिप्टी चेयरमैन के काम कब करेगा? जब जो चेयरमैन की जो सीट है, जो पोस्ट है वो खाली रहेगा। या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ही आपको पता होगा राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के कामकाज देखने लगेगा, प्रेसिडेंट के कामों को करने लगेगा, तो जो डिप्टी चेयरमैन है वही चेयरमैन को काम को करेगा। या फिर जो चेयरमैन है हमारे हाउस का, ठीक है, वो अब्सेंट है, जिस दिन राज्यसभा की बैठक हो रही है, हाउस की सीटिंग हो रही है, तो उस समय भी डिप्टी चेयरमैन के काम को करेगा। और देखिए, जिस समय डिप्टी चेयरमैन के काम को करेगा उस समय उसके पास सेम पावर, वही पावर रहेगी, सारी पावर जो पावर चेयरमैन के पास रहती है वो सब पावर डिप्टी चेयरमैन के भी पास रहेगी जब वो चेयरमैन के काम को करेगा, मतलब जब वो हाउस को प्रिसाइड करेगा। उसके बाद देखिए, जो डिप्टी चेयरमैन है वो सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है चेयरमैन के अंदर। ये जो डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, राज्यसभा की तरफ। अब बात करते हैं आगे, जिस तरीके से चेयरमैन जो है जब वो प्रिसाइड करता है हाउस को, वो पहले ही इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं डालेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट ही डालता है। कौन? डिप्टी चेयरमैन भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है किसके लिए? डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल के लिए। ठीक है, तो वो जो है उस समय उस सेशन को, जो डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए अगर रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो वो उस समय राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं करेगा, और लेकिन वो जो है राज्यसभा में प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद देखिए, जब चेयरमैन प्रिसाइड करता है हाउस को, तो जो जो डेप्यूटी चेयरमैन रहता है उसका कोई भी रोल नहीं रहता। वो जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं, जो और जो मेंबर हैं राज्यसभा के, उन्हीं के तरीके से काम करता है। कौन? डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन भी मतलब वो हाउस में बोल सकता है, वोटिंग डाल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। जिस तरीके से चेयरमैन को रेगुलर सैलरी और अलाउंस मिलते हैं, उसी तरीके से डेप्यूटी चेयरमैन को भी रेगुलर सैलरी और अलाउंस मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी निकाली जाती है। और इनकी सैलरी को फिक्स कौन करता है? पार्लियामेंट फिक्स करता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे, जिस तरीके से पैनल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा था, उसी तरीके से पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए, जो रूल बुक है राज्यसभा की, उसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो अपने जो मेंबर हैं राज्यसभा में, उसमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देगा। किसके लिए? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के लिए। अब ये लोग कब काम करेंगे? जिस समय जो डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं। याद रखिएगा, वैकेंट नहीं है, पोस्ट खाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों लोग एब्सेंट हैं। तो उस समय ये लोग क्या करेंगे? प्रिसाइड करेंगे राज्यसभा को। और ये कब तक हाउस में रहेंगे? जब तक कि जो मतलब कब तक प्रिसाइड करते रहेगा कोई भी आदमी जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से प्रिसाइड करने के लिए चुन लिया जाता है, जब तक कि जो दूसरा कोई पर्सन वाइस चेयरपर्सन के तौर पे काम करने के लिए नॉमिनेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन वो भी नहीं है, हमारा चेयरमैन भी नहीं है और हमारा डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, तीनों ही लोग नहीं हैं। तो कौन प्रिसाइड करेगा? तो जो हाउस है, हाउस अपने में से किसी को भी डिटरमाइन कर लेगा, क्या कि आप चेयरमैन के तौर पे काम करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है, ये उस समय प्रिसाइड नहीं करेगा जिस समय जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट खाली रहे। अब ऐसा क्यों? मतलब वैकेंसी है, वो पोस्ट ही अभी मतलब उस पद पे कोई है ही नहीं, अब्सेंट नहीं है, खाली है पद। ठीक है, वैकेंट है, क्योंकि जो चेयरमैन है वही नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन को। जब वही नहीं है तो इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए, जब ऐसा होगा कि जो हमारा चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है, इनके पोस्ट वैकेंट है, तो उस समय जो चेयरमैन की ड्यूटी कौन करेगा? कोई भी मेंबर, जिसको कौन चूज करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, इस काम के लिए तो जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा वो चेयरमैन के तौर पे काम करेगा, और वो जो मेंबर रहेगा वो राज्यसभा के अंदर का ही रहेगा। अब देखिए, बात करेंगे सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, जो दोनों ही हाउस है, हमारी राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों का ही एक अपना अपना सेक्रेटरियल स्टाफ है। ठीक है, और कुछ सेक्रेटरियल स्टाफ उसमें जो है, दोनों ही हाउस, जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें कॉमन भी है। उसका देखिए, जो भी रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन जो सेक्रेटरीट ऑफिस के जो होंगे, उन लोगों के कौन कौन डिसाइड करेगा, कौन रेगुलेट करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो भी सेक्रेटरीट है दोनों ही हाउस के, उनका हेड कौन होता है? एक सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ये जो है हेड किए जाते हैं सेक्रेटरीट। और ये सब जो है, जो सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ये जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, ये सब क्या है? परमानेंट ऑफिसर रहेंगे। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, वही इनका अपॉइंटमेंट करता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि लीडर इन द पार्लियामेंट कौन होते हैं। तो देखिए, दो तरह के लीडर होते हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस और एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम उन्हीं के बारे में, उसी चीज़ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो लोकसभा है, उसके रूल बुक पे लोकसभा में लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस के बारे में बताया गया। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा? जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो सॉरी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो लीडर ऑफ द हाउस रहेगा। अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर है लोकसभा का, जैसा कि आप जानते हैं अभी नरेंद्र मोदी तो मेंबर है लोकसभा से, लेकिन जो हमारे जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके लिए वाला कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, तब वो जो है प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कहलाएंगे। तो समझिएगा बातों को यहाँ पे। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा लोकसभा में? प्राइम मिनिस्टर रहेगा, अगर वो लोकसभा का मेंबर होगा, या फिर कोई दूसरा मिनिस्टर रहेगा जिसको जो कि मेंबर रहेगा लोकसभा का, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट बोर्ड, मतलब प्राइम मिनिस्टर बताया कि आप जो हैं आप लीडर ऑफ द हाउस हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जो हैं राज्यसभा के मेंबर होते तो वो तो बन नहीं पाते लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस, तो वो किसी और जो उनके जो मिनिस्टर हैं जो कि मेंबर भी हैं लोकसभा से, तो उनको नॉमिनेट कर देते एज ए लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, इसी तरीके से लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में भी होता है।
अब ये जो लीडर ऑफ द हाउस है ये एक मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर खुद पीएम भी रह सकता है, ठीक है। अगर पीएम राज्यसभा को बिलोंग करता है तो वही लीडर ऑफ द हाउस रहेगा। अब जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो जो पीएम कहाँ से आते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहाँ के हैं, लोकसभा के हैं। तो अरुण जेटली जी जो है लीडर ऑफ द हाउस है कहाँ पे, राज्यसभा में। तो उनको किसने नॉमिनेट किया, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया कि हाँ चलिए अरुण जेटली जो है लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो भी लीडर ऑफ द हाउस है वो डिप्टी लीडर को भी नॉमिनेट कर सकता है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि लीडर ऑफ खुद जो है पीएम नहीं आ पाया, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, तो उस दिन क्या होगा कि जो डिप्टी लीडर है वो जो है लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे काम करेगा। अच्छा आप देखिए जो लीडर ऑफ द हाउस जो टर्म है ये हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से इस फंक्शन को उठाया है, जो यूएसए है वहाँ से लिया। वहाँ पे भी वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस को क्या बोला जाता है, मेजॉरिटी लीडर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करें लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होते हैं। तो जो भी हमारा हाउस है पार्लियामेंट का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है। कंडीशन ये है कि जो सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी रहेगी वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगी। साथ ही साथ एक और कंडीशन ये है कि उनके जो टोटल मेंबर रहेंगे वो 1/10 जो उस हाउस की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि अगर बात करूं मैं लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है 552, तो 552 का 1/10 कितना हो जाएगा 55.2। तो 55.2 से स्ट्रेंथ उनका कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी आज के डेट में किसी भी पार्टी के पास 55 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं है। तो इसीलिए आज अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, कहाँ पे, लोकसभा में। इसी तरीके से राज्यसभा के लिए कितना रहेगा 250/2, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा कितना है 250, उसमें 10 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो वहाँ पे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कौन है, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा लीडर ऑफ अपोजिशन। एक और बात देखिए, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा या राज्यसभा में, इनको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक है, मतलब इनके लिए एक एक्ट है। और ये कब बना था 1977 में। और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं दोनों ही हाउस में, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं, जिससे कि ये गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। जिससे कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे हाउस में, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए सरकार अगर गिर जाए तो अगर इनकी मेजोरिटी बनती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो ये जो है गवर्नमेंट बना लेंगे। अब देखिए 1969 में सबसे पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा उसको जो भी फैसिलिटी, जो भी अलाउंस या सैलरी मिलेगी, जितनी एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, जो गवर्नमेंट चलती है उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जितनी उनको मिलती है उतनी ही उनको भी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी कहाँ से हमने लिया है, ये भी प्रोविजन यूएसए से ही लिया है। और ये कहाँ पे था, वहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को। अब देखिए जो ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक सिचुएशन है, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा खास सिचुएशन है। वो क्या है, ये सॉरी खास इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, देखिए जो शैडो कैबिनेट वहाँ पे चलता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है वहाँ पे शैडो कैबिनेट चलता है। शैडो कैबिनेट मतलब कि जो भी अपोजिशन पार्टी रहती है, तो गवर्नमेंट बना ली एक पार्टी ने और एक अपोजिशन पार्टी रहेगी, तो वहाँ पे वो शैडो कैबिनेट बनाएगी। मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद आपके रक्षा मंत्री रहेंगे, ठीक है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहेंगे। तो इन जिस तरीके से होम अफेयर मिनिस्टर रहेंगे, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर अपॉइंट करती है, उसी तरीके से जो अपोजिशन पार्टी रहती है वो भी अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करती है। और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको शैडो कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि मान लीजिए जो अपोजिशन पार्टी है जब वो रूलिंग पे आएगी, जब वो जीतेगी, तो उनको एक्सपीरियंस मिल सके और वो अपने आप को इस काबिल बना सकें लोग कि जो है जब हमारी जब पार्टी रूल करे तो हम लोग अच्छे से कामकाज कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए जो ईवर जेनिंग थे उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या बोला था, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा था। और ये जो शैडो कैबिनेट है इसको अल्टरनेट कैबिनेट भी कहा जाता है। कहाँ पे, ब्रिटेन में ही कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटेन की बात हो रही है। और अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर किसको कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को। किसने कहा था, ईवर जेनिंग ने। और जो स्टेटस एक मिनिस्टर का होता है और उसी तरीके का स्टेटस एक अल्टरनेट मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका होता है। अब देखिए अब दोस्तों बात करेंगे व्हीप क्या होता है। अब इसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए
कि जैसे कि जो भी लीडर ऑफ द हाउस है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, लेकिन जो लीडर ऑफ हाउस है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनका मेंशन जो हमारे जो पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसमें दिया गया है। लेकिन जो व्हिप है, व्हिप का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और ना ही हमारे पार्लियामेंट के रूल बुक में। अब देखिए व्हीप को आप क्या समझ सकते हैं, व्हीप एक चाबुक की तरीके से होता है कि मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होगी तो उस दिन जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन या जो लीडर ऑफ द हाउस जो रहते हैं, वो लोग उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं उनके ग्रुप के, उनको बुलावा भेजते हैं कि आपको इस दिन आना है और आपको आके इस दिन वोटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, उनका खुद का एक, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, उनका खुद का एक व्हिप होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में। चलिए बात करते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, मान लीजिए कि असिस्टेंट फ्लोर लीडर। अब इसको समझिएगा बात को, मतलब कि मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होगी, ठीक है, जिस दिन वोटिंग हो या कोई डिस्कशन करना हो या मीटिंग करानी हो लोकसभा में, ठीक है, तो ये लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या इशू करती है, व्हिप इशू करती हैं अपने अपने मेंबर के लिए, जिससे कि उनके मेंबर आए और प्रेजेंट हो उस डिस्कशन में, उस दिन वोटिंग के समय प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए व्हिप जारी करने के बाद जो मेंबर हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, व्हिप जारी डायरेक्ट हो गई, मतलब निर्देशित कर दिया गया व्हिप को, लेकिन जो मेंबर हैं उनके पार्टी को नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि उन्होंने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ उनके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन किस तरीके से चलते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टाइम टेबल है हमारे पार्लियामेंट का, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है, पार्लियामेंट का हमारे टाइम टेबल है। तो इसमें ये बताया गया है कि कब क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में। तो देखिए 11 बजे से लेके 12 बजे तक क्या चलता है, क्वेश्चन आवर, ये 11 AM लिखा हुआ है, ठीक है, सुबह के 11 AM से 12 AM तक क्या चलता है, क्वेश्चन आवर। मतलब इसमें जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अपोजिशन वाले हैं, वो सब गवर्नमेंट से चेक करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। और 12 बजे से लेके 1 बजे तक क्या चलता है हमारा 0 आवर। ये बात याद रखिएगा, 12 PM से 1 PM तक क्या चलेगा, 0 आवर। और इसमें क्या होगा कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए, इसको हमने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, ये हमारा खुद का इन्वेंशन है, 0 आवर। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस टेबल को आप अपने ही कॉपी पे खुद से बना लीजिएगा, एक्चुअली पिक्चर अच्छे से नहीं आ पाई, सॉरी उसके लिए। उसका देखिए 1 बजे से लेके 2 बजे तक पार्लियामेंट में क्या चलता है, लंच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 बजे से लेके 5 बजे तक कौन काम करता है, राज्यसभा। और 2 बजे से लेके 6 बजे तक कौन काम करता है, लोकसभा। ये बात याद रखिएगा, 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा, 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमको बिल वगैरह पास करने होते हैं, ठीक है, या बजट पास करना रहता है, वो इसी 2 बजे से लेके 5 या 6 बजे के ड्यूरेशन में ही किया जाता है। अगर लोकसभा में होगा तो 2 से 6 के बीच होगा और राज्यसभा में 2 से 5 के बीच होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको जो है, शायद आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारी पार्लियामेंट उसका टाइम टेबल किस तरीके से काम करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सेशन की बात करें पार्लियामेंट की, तो कौन समन करता है, कौन बुलाता है किसी भी हाउस के, जो हमारे पार्लियामेंट के हाउस जो कि लोकसभा और राज्यसभा है उनके सेशन को, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है दोस्तों, और जो मैक्सिमम गैप हो सकता है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को साल भर में, अगर 1 साल में देखा जाए तो कम से कम 2 बार मिलना ही मिलना हो पड़ेगा। अब देखिए कितने तरीके की सेशन होते हैं पूरे 1 साल में, तो 3 तरीके की सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सेशन, जो कि जुलाई से लेके सितंबर तक चलता है। और तीसरा है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से लेके दिसंबर तक चलता है। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों हो गए मेरे सेशन, ठीक है। और जो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है किसी सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में, 6 मंथ का, ठीक है। और पार्लियामेंट को कम से कम 1 साल में 2 बार मिलना ही मिलना है। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एक जो सेशन है उसमें क्या है, जैसे पार्लियामेंट का जो जब सेशन चालू होगा, मान लीजिए बजट सेशन जब चालू हो, तो बजट सेशन के समय जो पहली दिन जब उसकी जब मीटिंग होगी, और जब तक जो हमारा प्रेसिडेंट जब तक प्रोरोग नहीं कर देगा, मतलब टर्मिनेट नहीं कर देगा सेशन को, तो पूरे जितने दिन मीटिंग चलेगी वो पूरा एक सेशन काउंट होगा, ठीक है। और देखिए डिसोल्यूशन भी हो सकता है लोकसभा, मतलब लोकसभा जो है
खत्म हो सकती है, डिजॉल्व हो सकती है। आपको भी पता हमारी राज्यसभा तो खत्म नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा टेम्पररी हाउस है। चलिए आगे बात करते हैं एडजॉर्नमेंट क्या होता है। तो देखिए एडजॉर्नमेंट मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात एडजॉर्नमेंट, मान लीजिए एक सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उसमें कई ढेर सारी मीटिंग हुई, कई दिन मीटिंग होगी, ठीक है। और एक मीटिंग में दो सीटिंग होती है। एक तो पहला जो सुबह के समय की जो सीटिंग होती है, जो 11 से लेके 1 PM तक चलता है, जो मैंने आपको अभी जो टाइम टेबल दिखाया था उसमें भी आपने देखा था ये चीज़। और जो दूसरी सीटिंग होती है लंच के बाद, जो कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक, 2 PM से लेके 6 PM तक चलती है। अब देखिए जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो टर्मिनेट कर सकती है, जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट की सीटिंग का, उसको टर्मिनेट मतलब उसको खत्म कर सकती है। कैसे? एक है एडजॉर्नमेंट और एक है एडजॉर्नमेंट साइने डाई, और एक और चीज़ है वो क्या, प्रोरोगेशन। अब इन तीनों में अंतर भी है। अभी आपको सिर्फ एडजॉर्नमेंट के बारे में समझना है, ठीक है, इस वाले हेडिंग में। तो एडजॉर्नमेंट मतलब क्या होता है कि सेशन टर्मिनेट नहीं होगा, सेशन चलेगा। जो मीटिंग चल रही है किसी पर्टिकुलर सेशन में, वो कुछ दिन के लिए, कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए होगा। देखिए दोस्तों, जो एडजॉर्नमेंट जो होगा वो सेशन को क्या करेगा, सेशन को टर्मिनेट नहीं करेगा। जो मीटिंग है, मीटिंग को ही सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट करेगा, मतलब मीटिंग को ही खत्म करेगा, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, मतलब या तो कुछ घंटों के लिए, या कुछ दिन के लिए, या फिर कुछ हफ्तों के लिए ही मीटिंग को टर्मिनेट करेगा। सेशन टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही टर्मिनेट होगी, ये बात याद रखिएगा। और एडजॉर्नमेंट में एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन के लिए टर्मिनेट किया जा रहा है मीटिंग को, कितने दिन के लिए मीटिंग को सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, सीटिंग को कितने दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अब देखिए बात करेंगे एडजॉर्नमेंट साइने डाई क्या होता है। तो देखिए जिस तरीके से एडजॉर्नमेंट में सीटिंग को हम सस्पेंड कर रहे थे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ना, यहाँ पे जो हम सीटिंग को सस्पेंड करेंगे वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए, मतलब टाइम जो है स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे एडजॉर्नमेंट साइने डाई में डिसाइड नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये देखिए यही बात लिखी हुई कि एडजॉर्न विदाउट दी नेमिंग अ डे, मतलब कोई टाइम डिसाइड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्नमेंट साइने डाई। अब देखिए एडजॉर्नमेंट या एडजॉर्नमेंट साइने डाई कौन डिसाइड करता है, कौन बताएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, अगर राज्यसभा की बात होगी तो चेयरमैन, और अगर लोकसभा की बात होगी तो स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे स्पीकर या फिर लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए चेयरमैन, वो जो भी एडजॉर्न डेट है, ठीक है, जिस दिन बुलाना है उससे पहले भी बुला सकता है, ठीक है दोस्तों। और अगर एडजॉर्न साइने डाई है तो उस समय तो टाइम ही नहीं स्पेसिफिक है, तो जब चाहेगा तब बुला लेगा, लेकिन सेशन चलता रहेगा, खाली मीटिंग ही सस्पेंड होती है, बात याद रखिए। अब देखिए प्रोरोगेशन क्या होता है। अब ये जो है, अब आपको एडजॉर्नमेंट और इसमें समझ में आ जाएगा कि सेशन कब टर्मिनेट होता है। तो देखिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि स्पीकर या चेयरमैन, ये क्या डिक्लेयर करते हैं, एडजॉर्न साइने डाई। इसमें क्या होता है, जब हमारी जब पूरी सेशन की जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो गई और स्पीकर या फिर चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया एडजॉर्न साइने डाई, तो कुछ दिन बाद जो प्रेसिडेंट है, अब देखिए जो प्रोरोगेशन कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग कर देगा हाउस के सेशन। तो इसमें क्या होता है, जो पूरी जो सेशन था, जैसे कि आपने देखा ऊपर कि कितने सेशन थे, 3 सेशन थे, बजट, मानसून और विंटर सेशन। तो पूरी सेशन ही क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी प्रोरोगेशन में, ठीक है। अगर चलिए एक टेबल से भी समझ लेते हैं क्या क्या अंतर है दोनों में। तो एडजॉर्नमेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सीटिंग को ही टर्मिनेट करता है, सेशन को टर्मिनेट नहीं करता है। और प्रोरोगेशन पूरे सेशन को ही टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, खाली सीटिंग को ही नहीं, पूरे सेशन को ही, हाउस के सेशन को ही टर्मिनेट कर देता है। जो एडजॉर्नमेंट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है। और जो प्रोरोगेशन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो एडजर्नमेंट होता है, जो भी बिल पेंडिंग रहते हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो लैप्स नहीं होंगे वो बिल, ठीक है। वो दोबारा से जब हाउस की जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन जब प्रोरोगेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस समय जो भी बिल पेंडिंग है, मतलब उन बिल को छोड़ के जो कि इंट्रोड्यूसिंग बिल है, और जो भी बिल पेंडिंग है वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब लैप्स हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। और देखिए ब्रिटेन में तो प्रोरोगेशन जितने भी तरीके की बिल है, चाहे वो इंट्रोड्यूसिंग बिल ही क्यों ना, वो सब के सब लैप्स हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करें डिजोल्यूशन का क्या होता है, कब हमारा जो हाउस है वो डिजोल्व होता है, उसके बाद मतलब जब गवर्नमेंट गिर जाती है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा राज्यसभा, ये तो एक परमानेंट हाउस है, ये इसका कभी भी डिजोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जो लोकसभा है इसका डिजोल्यूशन होता है,
ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से प्रोरोगेशन के तरीके से नहीं होता है, जो डिसोल्यूशन होता है वो जो हाउस रहेगा ना, अगर मान लीजिए लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया तो जो हमारी जो लोकसभा इसका मीटिंग दोबारा नहीं होगा, फिर से नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। जब नया इलेक्शन हो जाएगा तभी उसी के बाद जो है मीटिंग होगा। तो देखिए अब डिसोल्यूशन कितने तरीके से होता है लोकसभा का, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, मतलब कि जब 5 साल का टेन्योर जो होता है लोकसभा का वो जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही जो लोकसभा वो डिजॉल्व हो जाएगी। या फिर मान लीजिए जब इमरजेंसी के समय, जब मान लीजिए कि इनके टर्म को, लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया गया था, तो 6 महीने बाद क्या हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने बाद हमारी लोकसभा क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है डिसाइड कर लिया, प्रेसिडेंट डिसाइड कब करेगा, मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट की, जो सरकार जो चल रही है, जो पार्टी मेजोरिटी में है, उसका कॉन्फिडेंस जो है लॉस हो जाए लोकसभा के अंदर, तो हमारी लोकसभा क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, और भले उसका जो पूरा नॉर्मल टेन्यूर है 5 साल का पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर करेगा, वो चेक करेगा ना कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है, जो गवर्नमेंट चल रही है वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है। अब देखिए अगर प्रेसिडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया लोकसभा डिजॉल्व होने के लिए, तो वो अपनी बात को वापस नहीं ले सकता है, ये इरिवोकेबल है। ठीक है, ये बात कही गई यहाँ पे। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगर कोई भी कभी जब भी जो है लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो उसके जो भी बिल हैं, जो भी मोशन है, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन, ये जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं, ये सब की सब क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो बिल जो लैप्स हुई हैं, इनको अगर मान लीजिए इनको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, शुरू से फिर से इसको पास कराना पड़ेगा जब नई लोकसभा जब इलेक्ट होके आएगी। अब देखिए कुछ बिल जो पेंडिंग बिल रहते हैं और कुछ पेंडिंग एश्योरेंस जो कि किसी कमेटी के द्वारा, जो गवर्नमेंट की कमेटी है उनके द्वारा एग्जामिन किया जा रहा होता है, वो सब लैप्स नहीं होती हैं जब लोकसभा डिजॉल्व होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, अब वो बिल क्या है लोकसभा में पेंडिंग है और उसी समय हमारी लोकसभा क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो वो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। भले ही वो बिल सॉरी, चाहे वो बिल लोकसभा से ऑरिजिनेट हुआ हो या फिर राज्यसभा से ऑरिजिनेट होके वो बिल वहां से राज्यसभा से पास करा के लोकसभा में आया हो, अगर हमारी लोकसभा क्या करती है, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। कोई बिल है, ठीक है, वो लोकसभा के द्वारा पास किया गया लेकिन वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तब भी वो जो बिल रहेगा वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अब नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आ गए ना लोकसभा में, तब उनके हिसाब से वो बातें सही हैं कि नहीं, वो बिल सही है कि नहीं, तो डिसाइड करना पड़े। इसलिए अगर कोई बिल पुरानी वाली लोकसभा से पास किया गया और वो राज्यसभा में पहुंच गया है और अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई है तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे बिल जो कि दोनों ही हाउस से पास नहीं किए गए हैं, किसके वजह से, डिसएग्रीमेंट की वजह से, दोनों ही हाउस में पास नहीं हो पा रहा है, दोनों ही हाउस एक दूसरे की बातों को नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए एक हाउस में पास हो रहा है, दूसरा हाउस पास ही नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कहेगा, प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग के लिए बुलाएगा। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन से पहले, मतलब कि डिसोल्यूशन से पहले अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले अगर उस बिल के लिए अगर जॉइंट सीटिंग के लिए अगर प्रेसिडेंट ने अगर बुला रखा है, ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट के बुलावा भेजने के बाद ही कुछ ही दिन, मतलब अभी जॉइंट सीटिंग हुआ नहीं लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, हाउस जो लोकसभा है वो डिजॉल्व हो जाती है, तो इस तरीके के बिल क्या होंगे, इस तरीके के बिल लैप्स नहीं होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे बिल जो पेंडिंग है कहाँ पे, राज्यसभा में, और वो लोकसभा से पास नहीं हुए हैं, तो जब लोकसभा से पास ही नहीं हुए हैं तो वो बिल क्यों लैप्स होंगे, तो ऐसे बिल लैप्स नहीं होते हैं भले ही हमारी लोकसभा डिजॉल्व हो जाए। अब चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे बिल जो कि दोनों ही हाउस से पास किए गए हैं, उसके बाद ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के मंजूरी के लिए पेंडिंग है, मतलब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा हुआ है ये बिल और प्रेसिडेंट अपना असेंट अभी इस पे रोका हुआ है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पेंडिंग पे है, तो इस तरीके के बिल भी लैप्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहेगा, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी, वो अपना असेंट दे देगा, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अगर असेंट नहीं देगा तो वो बिल खत्म हो जाएगा वहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे बिल जो कि दोनों ही हाउसेस के द्वारा पास किए गए हैं लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पहुंचा, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, तो इस तरीके के बिल भी लैप्स नहीं होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कोरम क्या होता है। तो देखिए जो भी मीटिंग होती है हाउस में,
ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ मिनिमम नंबर के मेंबर जो हैं उस हाउस में प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है, कामकाज करने के लिए। तो वो कितना है, 1/10 मेंबर जो है टोटल मेंबर ऑफ दी हाउस। अगर जैसे कि लोकसभा की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, लोकसभा का टोटल सीट कितना होता है 552, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा 55। तो अगर लोकसभा की मीटिंग करानी है तो 55 मेंबर से ज़्यादा ही मेंबर होने चाहिए। अगर कम रहेगा तो कोरम पूरा नहीं होगा, कोरम पूरा नहीं होगा तो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी इंक्लूड रहता है, ठीक है, कोरम में, उसको भी गिना जाएगा। अब देखिए, और वहीं अगर राज्यसभा की बात करूँ तो ये नंबर कितना 25, क्योंकि आपको ही पता है टोटल नंबर कितना है राज्यसभा में 250, तो उसका 1/10 25 आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोरम पूरा नहीं होता है, ठीक है, नो कोरम ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ द हाउस, मतलब कोरम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर और राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन, उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, हाउस को एडजर्न कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा जब अगली मीटिंग के लिए, जब तक कि कोरम पूरा ना हो पाए। जब कोरम पूरा होगा तभी मीटिंग मानी जाएगी, ठीक है, तभी सीटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए अब आगे बात करते हैं वोटिंग इन द हाउस। अब वोटिंग किस तरीके से होती है हाउस में, अब इसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैटर होते हैं, ठीक है, जब जो है किसी जो दोनों ही हाउस, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या फिर जॉइंट सीटिंग हो रही हो लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, उस पर वोटिंग करा के उस पर कितना मेजोरिटी ऑफ वोट डाले जा रहे हैं, ठीक है। और वो किस पे देखे जाते हैं, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाती है, ठीक है। और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट ही डालते हैं, ठीक है। तो अब चलिए समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मैटर हैं जिसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, या फिर रिमूवल करना है किसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो पार्लियामेंट का है। तो इन लोगों के लिए क्या जरूरी होता है, इन लोगों के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजोरिटी इनके लिए काम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा अब यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे लिखा होगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, ये लोग जब पहली बार जब वोटिंग होगी तो उस समय ये लोग वोट नहीं डालेंगे। ये लोग वोट कब डालेंगे, मान लीजिए कि दोनों ही तरफ से इक्वल नंबर ऑफ वोट अगर पड़ गए, मतलब कि हाँ के लिए भी 50 वोट पड़ गए, ना के लिए भी 50 वोट पड़ गए, तो उस समय जो हमारा स्पीकर रहेगा वो कास्टिंग वोट डालेगा, या फिर चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कास्टिंग वोट डालेगा। तो उसी के वोट से डिसाइड हो जाएगा कि वो बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है कि जो हम लोग लोकसभा में अपनाते हैं जब वोटिंग होती है, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई बिल प्रस्तुत करना है, ठीक है, कोई बिल है, तो उस पर मान लीजिए जब डिस्कशन खत्म हो जाता है, जब उसका कंक्लूजन जब आ जाता है किसी बिल पे डिबेट का, तो जो स्पीकर है वो क्या करता है, जितने भी मेंबर रहते हैं उनको अब उस पर क्या कराएगा, वोटिंग कराएगा। तो वोटिंग किस तरीके से होगी, जो लोग उसके पक्ष में रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अय, और जो लोग उस बिल के अगेंस्ट रहेंगे, उसके विरुद्ध रहेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, नो। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, जितना मान लीजिए कि अय वाले अगर ज़्यादा आ गए तो स्पीकर क्या बोलेगा, आई थिंक द अय, मतलब कि अय वाले जीत गए। अब और मान लीजिए अगर नो वाले अगर मेजोरिटी में है, नो वाले अगर ज़्यादा आ गए तो वो क्या बोलेगा स्पीकर, आई थिंक द नोज, ठीक है। और जो स्पीकर है, अब मान लीजिए स्पीकर का जो डिसीजन लिया गया कि हाँ ये हुआ कि अय वाले ही जीतते हैं और उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया गया, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि ज़्यादा वोट पड़े नो वाले में लेकिन स्पीकर को लगा कि अय वाले जीते हैं, तो उस समय उसको चैलेंज किया जाएगा। अब चैलेंज वाला कंडीशन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अब मान लीजिए कि उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया गया तो वो एक बार और बोलेगा कि आई थिंक द एज या फिर आई थिंक द नो, जो भी उस समय वोटिंग हुई हो, जिस तरीके से मेजोरिटी जिसके तरफ हो, हाँ वाले में हो या फिर ना वाले में हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं, अगर स्पीकर के डिसीजन को अगर चैलेंज किया जाता है तो वो क्या बोलेगा कि जो लॉबी है उसको क्लियर किया जाए। अब वो कैसे होगा देखिए, अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 3.5 मिनट बाद दोबारा से वो स्पीकर बोलेगा, ठीक है, कि अय और नो के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए उस समय उसका फिर से जो डिसीजन आया फिर से उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो जो स्पीकर है वो बोलेगा कि ऐसा करते हैं, एक मशीन आती है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, उससे वोटिंग अब होगी, ठीक है। या फिर और कैसे हो सकती है, ए और नो स्लिप से होगी, मतलब एक स्लिप रहेगा जिसपे ए लिखा रहेगा, एक स्लिप रहेगा जिसपे नो लिखा रहेगा, तो उससे वोटिंग की जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी इनको जो है अब स्पीकर को चैलेंज किया जा रहा है,
तो क्या करेगा स्पीकर, एक तरफ उनको मतलब लिया खड़ा करेगा। अब लोकसभा तो कितना बड़ा है, तो एक तरफ वो लोग आ जाएंगे जो लोग यस वाले हैं, और एक तरफ वो वाले आ जाएंगे जो लोग नो वाले हैं। अब उन लोग को काउंट कर लेगा सीधे सीधे, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन जब जब जिस वाले कंडीशन में एक तरफ यस वालों को लिया खड़ा कर रहा है, एक तरफ नो वालों को लिया खड़ा कर रहा है, इस समय जो नेम रहेगा वोटर्स का वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये बात क्लियर रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे लैंग्वेज क्या रहता है पार्लियामेंट का, उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने क्या कहा है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में जो भी कामकाज होंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। उसके बाद देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो किसी भी मेंबर को अगर उसको बोलना है, ठीक है, तो वो अपने मदर टंग में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उसको परमिशन दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बात करें और दोनों ही हाउस में ना, अगर वो हिंदी में बोल रहा है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा, और अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन भी किया जाता है, एक साथ ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। उसका देखिए, ये कहा गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम जो है 15 साल बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके 15 साल बाद इसको इंग्लिश लैंग्वेज को हटा देंगे। मतलब कब हटाना था, 1965 में। लेकिन जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 का, इसमें यह कहा गया कि इंग्लिश को भी साथ साथ हिंदी के ही लेके चलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए आपको ही पता होगा, जो हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे सभी लोग हिंदी नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश जानते हैं, इसीलिए जिससे कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, उसलिए जो है इंग्लिश को भी अभी भी चल रहा है। अब देखिए, बात करेंगे राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 76 में। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि मिनिस्टर्स का राइट क्या है और अटॉर्नी जनरल के पास कौन कौन से अधिकार उनको मिले हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे मिनिस्टर हैं उनके पास, और जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास पावर क्या है कि वो जो भी, चाहे लोकसभा या चाहे राज्यसभा, दोनों ही हाउस में जाके वो बैठ सकते हैं, ठीक है, उसको अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। और जब भी जॉइंट सीटिंग होगा या कोई कमेटी है पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे भी ये लोग जाके बैठ सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं। लेकिन इनके पास ये लोग वोटिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो उसी हाउस में वोट डालेगा जिस हाउस का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास वो भी पावर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंड ही करता है। अब देखिए, इसमें 2 प्रोविज़न दिए गए हैं, वो कौन कौन से प्रोविज़न है देखते हैं। तो देखिए, जो मिनिस्टर होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, ठीक है। मतलब जिस हाउस से वो मेंबर नहीं है उसके भी प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कोई मिनिस्टर है जो कि लोकसभा से बिलोंग करता है, तो वो जो राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर कोई मिनिस्टर हो जो कि राज्यसभा से बिलोंग करता है, तो जो लोकसभा में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। अब देखिए, एक मिनिस्टर जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो भी दोनों ही हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि आपको ही पता है किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना, 6 मंथ। 6 मंथ बाद, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको जो है चाहे राज्यसभा या चाहे लोकसभा में जो है एंट्री मारनी पड़ेगी, चाहे नॉमिनेशन से आए चाहे इलेक्शन से आए। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो जो है मिनिस्टर के पद पे नहीं रह पाएगा, और उसका वो जो है मिनिस्टर का पद खो देगा, सीज हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लैम डक सेशन क्या होता है। तो देखिए, जो लास्ट सेशन रहता है, जो लोकसभा जो चल रही होगी उसका जो लास्ट सेशन रहेगा उस, ठीक है, जब नई लोकसभा इलेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो पुरानी लोकसभा का जो लास्ट सेशन है, तो उस सेशन को क्या बोलते हैं, उस सेशन को लैम डक सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेशन में कौन लोग होते हैं लैम डक सेशन में, वो लोग जो कि जो नई लोकसभा में दोबारा से रीइलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इनको क्या बोला जाता है, इनको लैम डक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब पुरानी लोकसभा का लास्ट सेशन जब नई लोकसभा चुन के आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि जो है लगभग 1.5 घंटे के आसपास जो है ये वीडियो बन चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका इससे मदद हुआ हो, हेल्प हुआ हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपका हेल्प हुआ तो और भी जो मेरे भाई बहन हैं, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग्स नहीं ले सकते, इतनी महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, वो लोग जो हैं इस लेक्चर को सुन के अपने पढ़ाई में हेल्प ले सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।